दोस्तों, योर नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कई तरह के नॉलेज वाले वीडियोज़ मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी फिजिक्स की पूरी एक ब्रांच है और सिलेबस में एक चैप्टर के रूप में ऊष्मागतिकी को दिया गया है। ऊष्मागतिकी के पार्ट में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, एक बार उस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंसेप्ट या अवधारणा। ऊष्मागतिकी है क्या, इसके बारे में। इसके बाद मुख्य रूप से ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं। शून्य नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ये जगह मैंने जानबूझ के छोड़ी है, अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 3 ऊष्मागतिकी के नियम हैं। इसके बाद हमारा पार्ट आता है कार्नो इंजन, कार्नो चक्र, कार्नो प्रिम। ये बेसिक चीजें हम ऊष्मागतिकी में पढ़ने वाले हैं। अब इस द्वितीय नियम को समझने के लिए यहां हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे और वो रहेगा हमारा स्थैतिक कल्प प्रक्रम। स्थैतिक कल्प प्रक्रम 4 तरह के होते हैं। समतापीय, समदाबीय, समआयतनिक और रुतोष। ये 4 तरह के स्थितिकल प्रक्रम हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऊष्मागतिकी के इस चैप्टर में हमारे पास ये सारी चीजें पढ़ने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट से। ऊष्मागतिकी है क्या? ऊष्मागतिकी में 2 वर्ड हैं आपके, ऊष्मा प्लस गतिकी। इंग्लिश में कहें थर्मो प्लस डायनेमिक्स। यानी कि ऊष्मा और गति 2 चीज इसमें जुड़नी है। तो हम परिभाषा की फॉर्म में कहें तो ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। और ऊष्मा के प्रवाह से मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, साधारण भाषा में आप समझें, दैनिक जीवन के हिसाब से आप समझें, तो आपके जो इंजन होते हैं, वही इंजन जो आपके वाहनों में काम आते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, इनमें जो इंजन आपके लग रहे हैं वो ऊष्मागतिकी का एक आपके दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। इंजन में ईंधन जलता है, ईंधन के जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा के कारण वाहन गति करने लगता है। तो अब आपके कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बेसिकली ऊष्मागतिकी है क्या। ऊष्मागतिकी का मतलब है ऊष्मा की वजह से जो गति है। कुल मिलाकर के ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन जो हम करते हैं वो ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यह आपको पहले से पता है। और ऊष्मा की जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से आता है कि प्रवाह होगा कैसे। तो ऊष्मा का प्रवाह उसी तरह से होता है जैसे पानी का प्रवाह होता है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही गिर सकता है, नीचे से ऊपर नहीं गिरता स्वाभाविक रूप से। उस पर मोटर चलाएंगे, कार्य करेंगे तो अलग बात है। इसी तरह ऊष्मा भी स्वाभाविक रूप से
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही गति कर सकती है। यानी ऊष्मा का प्रवाह जो होगा वो ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। इसीलिए जब हम हमारे कमरे में, हमारे वातावरण में गर्म पानी रखते हैं या कोई गर्म वस्तु रखते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा उस गर्म वस्तु से वातावरण की तरफ जाती है। वातावरण ठंडा है, वातावरण का ताप कम है, और इसके बदले में हम कोई ठंडी चीज रख देते हैं, बर्फ रख देते हैं, तो वो उल्टा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि उसका ताप कम होता है और वातावरण का ताप ज्यादा होता है, तो ऊष्मा वातावरण से वस्तु की तरफ जाने लगती है। अब एक सवाल आता है, ताप क्या है? ताप बेसिकली ऊष्मा के मापन का एक पैरामीटर है, एक मापदंड है कि कोई भी वस्तु जिसका ताप ज्यादा है इसका मतलब उसमें ऊष्मा ज्यादा है, जिसका ताप कम है इसका मतलब उसमें ऊष्मा कम है। तो ताप एक पैरामीटर है जिससे हम ऊष्मा का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहां ऊष्मा ज्यादा होगी, कहां ऊष्मा कम होगी। ये आपके ऊष्मागतिकी क्या है, ये हमारा कंसेप्ट था। ऊष्मागतिकी के इस चैप्टर में हमारे दो वर्ड बार बार काम आएंगे, तो इसके बारे में भी आप एक बार थोड़ा सा समझ लें। एक है रुद्धोष्म दीवार, और एक है ऊष्मा पार्थ दीवार। ये दो वर्ड हैं। इन वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। नाम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। रुद्धोष्म यानी कि रुद्ध प्लस ऊष्मा, यानी कि जो ऊष्मा को अवरुद्ध कर दे। ऊष्मा को अवरुद्ध करने से मतलब ना तो ऊष्मा को बाहर जाने दे, ना ऊष्मा को अंदर आने दे। यानी आपके पास कोई ऐसा बॉक्स हो, कोई ऐसा निकाय हो, कोई ऐसी दीवार हो जिसके अंदर की ऊष्मा ना तो बाहर आ सके और ना ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ सके, तो ऐसी दीवार को रुद्धोष्म दीवार कहा जाता है। और इसका अपोजिट ऊष्मा पार्थ दीवार, ऐसी दीवार जिसमें होकर ऊष्मा अंदर से बाहर आ सके, ऐसी दीवार को ऊष्मा पार्थ दीवार कहते हैं। यहां कोई गर्म वस्तु है, धीरे 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 ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, तो ये ऊष्मा पार्थ दीवार कहलाएगा। दोनों वर्ड आपके क्लियर हो गए। एक और टेक्निकल वर्ड है तापीय साम्य। तापीय साम्य से क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो आप समझें कि साम्य, साम्य का मतलब होता है बैलेंस की स्थिति। बिल्कुल साम्य अवस्था का मतलब है ना कहीं इधर ना कहीं इधर, जहां है आप वहां उसी स्थिति में रह रहे हैं। जैसे कि आपने गति वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वहां भी साम्य अवस्था का उपयोग होता है। बल वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। कुल मिलाकर के स्थिति जहां है वैसी की वैसी रहे, वो साम्य कहलाती है। तो तापीय साम्य का मतलब ऊष्मा, मैंने आपको बताया था, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। और हम कह रहे हैं साम्य अवस्था की बात। इसका मतलब ऊष्मा जहां है वैसे ही रहे, ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो, वो स्थिति तापीय साम्य कहलाती है। और ऊष्मा का प्रवाह कब नहीं होगा? जब दोनों ताप बराबर होंगे, बाहर का ताप और अंदर का ताप, या दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं का ताप। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, यदि दो निकायों का तापमान समान है, बराबर है, तो इस स्थिति में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। यह स्थिति तापीय साम्य की अवस्था कहलाती है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। अब ऊष्मा को तो जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी। दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इसलिए जाने का कहीं रास्ता नहीं मिलता, ऊष्मा वहीं की वहीं रुक जाती है। ये हमारा तापीय साम्य होता है। ठीक है।
ये हमारे सारे कंसेप्ट से बेसिक चीजें थी। अब हम आते हैं ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर। देखिए बहुत आसान सा नियम है, ये बहुत सरल नियम है, और इसको जीरो रूल क्यों कहा गया इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये नियम सिर्फ ये कहता है कि हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, माना एक ए, एक बी और एक सी, तीन निकाय हो गए। निकाय से मैं आपको बता दूं, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। कई बार एक कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में क्या कि निकाय क्या है। निकाय को इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टम। निकाय से मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जो बाकी परिवेश के साथ संबंधित नहीं है। यानी कि एक विलगित निकाय होता है, निकाय में एक वस्तु भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, 10 वस्तु भी आ सकती है। पूरा एक ग्रुप, जिस पूरे ग्रुप की आप स्टडी करें वो पूरा आपका निकाय कहलाता है। जैसे यहां मैंने ये एक बॉक्स बनाया था, मान लीजिए मैं इसके दो हिस्से कर दूं और इन दोनों हिस्सों की एक साथ स्टडी करूं तो ये पूरा का पूरा मेरा एक निकाय कहलाएगा। चलिए, तो मेरे पास तीन निकाय हैं, ए, बी और सी। मान लिया ए और बी तापीय साम्य की अवस्था में है। तापीय साम्य से मतलब फिर बता रहा हूं, दोनों के तापमान समान है, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हैं ए और बी दोनों तापीय साम्य में है, बी और सी भी दोनों तापीय साम्य में है। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ये कहता है कि अपने आप ऑटोमेटिक ए और सी भी तापीय साम्य की स्थिति में ही होंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लिया जाए ये मेरा एक निकाय है, मैं दीवार को रुद्धोष्म दीवार बना रहा हूं ताकि बाहर की ऊष्मा से इसका कोई संबंध नहीं रहे। इसमें मैंने तीन निकाय बनाए, ये ए, ये बी और ये सी। ये वाली जो दीवार है ये रुद्धोष्म दीवार है, और ये वाली जो दीवार है ये ऊष्मा पार्श्व दीवार है। यानी कि ए और बी के बीच में ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, बी और सी के बीच में ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन ए और सी के बीच में ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। ऊष्मागतिकी का जीरो नियम क्या कहता है कि यदि ए और बी तापीय साम्य में है, बी और सी तापीय साम्य में है अलग अलग, ठीक है, यदि ए और बी तापीय साम्य में है और बी और सी तापीय साम्य में है तो ए और सी भी तापीय साम्य में होंगे। अर्थात यदि दो निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हों तो वे दोनों निकाय भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। यह ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। ठीक है, बहुत सिंपल सा नियम है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सी चीज जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं। अब बात है कि इसको जीरो नियम क्यों कहा गया। तीन नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम कह सकते थे। बेसिकली पहला नियम सबसे पहले दिया गया, सबसे पहले सामने आया, उसको पहला नियम कह दिया। उसके बाद जो दूसरा नियम सामने आया उसको द्वितीय नियम कह दिया। पहला नियम इजी था, द्वितीय नियम उससे थोड़ा सा टिपिकल था, हल्का सा कठिन था। इसके बाद तीसरा नियम आया, वो तीसरा नियम इन दोनों नियमों से आसान था, सरल था। तो कठिनता के स्तर को ध्यान में रखते हुए इस नियम को तीसरा नियम कहने के बजाय जीरो नियम कह दिया, ताकि ये नियम सबसे सरल, इसके बाद प्रथम नियम इससे थोड़ा सा कठिन और द्वितीय नियम
उससे थोड़ा सा कठिन, इसलिए इसको जीरो नियम कहा गया। ठीक है, हमारा जीरो नियम का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रथम नियम की तरफ। प्रथम नियम की तरफ आने के लिए हमें एक टेक्निकल कंसेप्ट समझना होगा, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या है? नाम से यदि साधारण रूप में समझें तो आंतरिक ऊर्जा से मतलब है अंदर की ऊर्जा, यानी किसी भी कण के अंदर जो भी ऊर्जा है, बाहर से नहीं दी जा रही है, उसके इंटरनली जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। और अंदर ऊर्जा कहां से आएगी? अंदर जो ऊर्जा होगी वो कण की गति के कारण होगी। जब हम गैसोकार्नोवैक्टिक सिद्धांत पढ़ेंगे वहां हम तब भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, गैसों के अणुओं की गति के बारे में। तो जब कोई कण गति कर रहा है, और इस गति में तीनों तरह की गतियां शामिल हैं। देखिए, एक होती है स्थानांतरण गति, एक है घूर्णन गति, और एक है कंपन गति। ये तीन तरह की आपकी गतियां हैं। कोई भी कण तीनों तरह की गति कर सकता है, तो इन तीनों प्रकार की गतियों के कारण कण की जो ऊर्जा होती है उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। या यूं कहें कि किसी भी कण की गति के कारण, जिसमें स्थानांतरण गति, घूर्णन गति, कंपन गति, तीनों गतियां शामिल हैं, के कारण जो ऊर्जा होती है उसे आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। और एक बात कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। वस्तु का, पदार्थ का ताप कितना है, उस ताप पर आंतरिक ऊर्जा डिपेंड करती है। ये इस अवस्था प्राप्त करने के पथ पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, कोई बर्फ है, उसके अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होगी, और बर्फ को आपने पिघलाया, पानी बनाया, पानी बना के और गर्म किया, गैस बन गई, वाष्प बन गई। उस वाष्प के जब वो गैसीय अवस्था में आ गया, उनकी अपनी एक आंतरिक ऊर्जा होगी। तो बर्फ की आंतरिक ऊर्जा हमेशा उतनी ही रहेगी, वाष्प की आंतरिक ऊर्जा हमेशा उतनी ही रहेगी। बर्फ, यहां हम द्रव अवस्था इसकी जल ले रहे हैं, और ये गैस अवस्था हो गई इसकी वाष्प। आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर कर रही है, यानी कि इसका जितना ताप है उतनी ही इसकी आंतरिक ऊर्जा रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इसका जितना ताप है वाष्प की, उसकी आंतरिक ऊर्जा उतनी रहेगी। अब आप यहां से यहां तक कैसे पहुंचे? आपने कोई ऐसी विधि लगाई कि आप जल अवस्था में नहीं आए, सीधे पहुंच गए, तब भी आंतरिक ऊर्जा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों की। आपने इसको साधारण रूप से जल में परिवर्तित किया और फिर जल को वाष्प में परिवर्तित किया, तब भी इन दोनों की आंतरिक ऊर्जाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ में आया? पथ पर निर्भर नहीं होने का मतलब क्या है कि आप अवस्था जिस रास्ते से, जिस तरह से परिवर्तित कर रहे हैं, उससे आंतरिक ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंतरिक ऊर्जा पे प्रभाव पड़ता है
केवल ताप का। यदि इसका ताप बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी, इसका ताप चेंज होगा तो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। ठीक है। और इस आंतरिक ऊर्जा के आधार पर हमारा पहला नियम आता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखिए ये सिंपली आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, उस ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है ये भी आसान सा है। समीकरण के फॉर्म में मैं आपको पहले बता दूं तो इसका समीकरण होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी भी निकाय को हम जो ऊष्मा दे रहे हैं वो तो है डेल्टा क्यू, निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है वो है यू, और जो कार्य होगा वो है डब्ल्यू। तीन चीज होगी। तो इस नियम का, इस समीकरण का संक्षेप समझिए। किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा, आपने उसको क्यू ऊष्मा, तो वो ऊष्मा क्या क्या काम करेगी? सबसे पहले तो उस निकाय के जो कण हैं उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करेगी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगी, और फिर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि होने के बाद जो बची हुई ऊष्मा होगी वो वातावरण पर, निकाय पर कार्य करेगी। तो दो चीज होगी, यानी कि दी गई ऊष्मा दो काम कर रही है। एक तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है और दूसरा कार्य कर रही है। कहने का मतलब यह हुआ, प्रथम नियम ये कहता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने और कार्य करने में प्रयुक्त होती है। आपने ऊर्जा संरक्षण वाले नियम में भी इसी तरह की बात पढ़ी थी कि जो भी ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, संरक्षित रहती है, उसका केवल स्वरूप बदल जाता है। उसी पैटर्न पे इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा। ये जब निकाय को दी गई तो ना तो ये इसका लॉस होगा, ना कहीं से और एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन यह जो आई है, जो भी ऊष्मा आपने दी है, उस ऊष्मा से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई है और फिर भी ऊष्मा बच गई है, उसने वातावरण पे कार्य कर लिया है। कार्य करना और किस तरह से कार्य होता है ये हम इसी ऊष्मागतिकी वाले कंसेप्ट में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि वातावरण पर कार्य करने का क्या मतलब है। तो ये आपके समझ में आया? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने और वातावरण पर कार्य करने में प्रयुक्त होती है। डेल्टा डब्ल्यू को हम पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। पी डेल्टा वी कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा सा आपको अलग से बता देता हूं। डब्ल्यू बराबर आपको पता है बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। और बल जो होता है, दाब की परिभाषा है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल बराबर हो गया दाब इंटू क्षेत्रफल, यानी कि F बराबर हो गया P इंटू ए, और ये D आपका चल रहा है। A और D क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, ये आपका आयतन होता है, तो ये हो गया आपका PV। कार्य बराबर PV, ये दाब है, ये आयतन है। तो कार्य में परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं डेल्टा V की, तो हो गया P डेल्टा V, यानी कि आयतन में परिवर्तन इंटू दाब, ठीक है। ये दोनों आपके ऊष्मागतिकी के पहले नियम। अब इसमें कुछ कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट, इस समीकरण से आप देखें डेल्टा U बराबर हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, यही होगा। आपको मैंने यह बताया था कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती।
यानी कि ये जो डेल्टा यू है ये अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करेगी। अब होता क्या है कि डेल्टा क्यू ये अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करती है, यानी कि ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करती है, किया गया कार्य भी पथ पर निर्भर करता है, लेकिन डेल्टा यू पथ पर निर्भर नहीं कर रही। तो इस समीकरण से क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर होता है कि डेल्टा क्यू पथ पर निर्भर करती है, डेल्टा डब्ल्यू पथ पर निर्भर करता है, लेकिन डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू पथ पर निर्भर नहीं करता। समझ में आई आपकी बात? क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका एलएचएस डेल्टा यू पथ पर निर्भर नहीं करता, तो डेफिनेटली ये पूरी टर्म भी पथ पर निर्भर नहीं करेगी। अवस्था परिवर्तन किस तरह से हो रहा है उस पर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एक कंसेप्ट तो यह। दूसरा कंसेप्ट समीकरण नंबर 2 से हम देखते हैं। मान लिया जाए समीकरण नंबर 2 में डेल्टा वी बराबर हो जाए 0, यानी आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। ऐसे प्रक्रम को हम सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। बाद में जो मैंने यहां बताया है आपको वहां हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सम आयतनिक यानी कि जिसका आयतन समान रहे, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो डेल्टा वी बराबर यदि 0 हो जाए, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी यदि 0 है तो समीकरण नंबर 2 से क्या आता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। यानी यदि किसी निकाय के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के काम में आती है, कोई भी कार्य नहीं किया जाता। इस सारी चीज को समझने के लिए आप एक छोटा सा दैनिक जीवन का एग्जांपल अपने दिमाग में रख लें। पिस्टन, ये कोई सिलेंडर है, ये पिस्टन है, यहां हमारी कोई गैस भरी हुई है। इससे आपके कई चीजें आसानी से समझ में आएगी। ये पिस्टन है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, इस गैस को मान लो आपने गर्म किया, किसी भी तरह से इसको नीचे से गर्म किया या और किसी तरह से इसको ऊष्मा दी, तो गैस फैलेगी। फैलने पर दो चीज हो सकती है, या तो आप पिस्टन को बिल्कुल यहां पकड़ के रखें, दबा के रखें। दबा के रखेंगे तो गैस में प्रसार होगा, लेकिन ये इस एरिया से बाहर नहीं बढ़ पाएगी, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा वी बराबर 0 हो जाएगा, और डेल्टा वी बराबर 0 हो गया तो कोई भी कार्य नहीं होगा। सारी की सारी जो ऊष्मा आप दे रहे हो ये इन गैसों के अणुओं की गति को ही चेंज करती रहेगी, हमें इससे कोई कार्य नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसको दबा के रख रखा था, इसको हटा दिया तो कब क्या होगा कि जब आप इसको गर्म करोगे तो गैस के अणु गर्म तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ फैलेंगे भी। फैलेंगे तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा अपने आप, यानी कि आयतन में परिवर्तन होगा। और आयतन में परिवर्तन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ेगा। V2 माइनस V1, V2 का मान ज्यादा होगा बाद वाले आयतन का, पहले वाले आयतन का मान कम है, तो डेल्टा वी का मान पॉजिटिव होगा। डेल्टा वी पॉजिटिव होने का मतलब कार्य भी पॉजिटिव होगा, यानी कि गैस इस वातावरण पर, परिवेश पर कार्य करेगी। तो ये निकाय कार्य कर रहा है। तो यहां जो हमने ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा दो जगह पर काम आ रही है। एक तो इन अणुओं की, गैस के जो कण हैं, इनकी ऊर्जा को बढ़ा रही है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा रही है, क्योंकि इनकी गति बढ़ रही है, इनमें कंपन बढ़ रहा है, ये इधर से उधर भाग रहे हैं ऊष्मा मिलती है। और दूसरा कार्य हो रहा है। तो इससे आपके समझ में आया, यदि सम आयतनिक प्रक्रम है, यानी कि आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कार्य नहीं होगा,
पूरी की पूरी ऊष्मा केवल इनकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। और यदि आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होगी और कार्य भी होगा। इसका यदि उल्टा हो जाए, इसको हम ऊपर जाने के बजाय हम उल्टा नीचे दबाएं, तो नीचे दबाने से क्या होगा, V2 का मान यानी बाद वाले आयतन का मान कम होगा, पहले वाले आयतन का मान ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा V का मान नेगेटिव होगा। डेल्टा V नेगेटिव होने का मतलब कार्य नेगेटिव होगा। कार्य नेगेटिव होने का मतलब उल्टा हम निकाय पर कार्य कर रहे हैं, परिवेश निकाय पर कार्य कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, पिस्टन को हम दबा रहे हैं, इसका मतलब हम इस निकाय पर कार्य कर रहे हैं। और इस स्थिति में गैस उल्टा ठंडी होगी, यानी कि ऊष्मा का बाहर उत्सर्जन करेगी। पहले यह गैस ऊष्मा ले रही थी, अवशोषित कर रही थी, तो हम इसको ऊष्मा दे रहे थे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम इस पर कार्य कर रहे हैं, तो यह गैस बाहर ऊष्मा प्रसारित करेगी। ठीक है, तो यह आपके ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। आई होप आपके समझ में आया।